तो चलिए आज हम लोग जो है संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संसाधन एवं विकास। संसाधन मतलब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है संसाधन कहलाती है। ठीक है, संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। समाज में संसाधनों का उचित वितरण मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति दोनों दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार। ठीक है, संसाधनों को प्राकृतिक एवं मानवीय आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जैसे संसाधन एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। कोई पूछता है संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में जो है, प्राकृतिक संसाधन में एक नवीकरण योग्य संसाधन होता है और एक अनवीकरण योग्य संसाधन होता है। नवीकरण योग्य मतलब सतत तथा अथवा प्रवाह, जैसे पवन, हाँ, जल, ये सब जो क्या है नवीकरण के, जैसे बार बार जो है नया होते रहते हैं। और जो जैव है, बायोलॉजिकल है, उसका भी जैसे बायोलॉजिकल वाले में प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, वन्य जीव हैं, ये भी संसाधन है। और अनवीकरण योग्य वाले में एक पुनः चक्रीय, जैसे धातु हो गया, इसका रिसाइक्लिंग जो किया जाता है। और एक अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया। जैसे आप पेट्रोल एक बार ख़त्म कर देंगे तो दोबारा उसको जो है यूज नहीं कर सकते हैं, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और फिर बताते हैं कि मानवीय संसाधन में संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता है। ठीक है, ये इसके प्रकार हैं। उसके बाद हम आपको इसका जो है विस्तार पूर्वक जो है बताएंगे आपको कि किस प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले जो है उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो है दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला जो होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन कौन सा होता है? तो जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, जैव संसाधन में जैसे मनुष्य हो गया, पशुधन हो गया, इनमें जीवन होता है नहीं होता है? होता है ना। वनस्पति हो गया एवं जीव हो गया आदि। कोयला एवं पेट्रोलियम को जैविक स्रोत के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। ठीक है, जैसे कोयला मान लीजिए किससे बनता है? लकड़ी से बन रहा है, तो लकड़ी कभी ना कभी तो जीवित रहा ही होगा। पेड़ पौधे से ही बनता है ना। तो वही कह रहा है कि कोयला एवं पेट्रोलियम को जैविक स्रोत के रूप में माना जा सकता है। ये भी जैविक स्रोत है क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। जब जीवित कोई चीज़ रहती है और क्षय हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है, मर जाता है, तब जो है इसका निर्माण होता है। उसके बाद होता है अजैव संसाधन। अब वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, कोई भी कभी पूछे आप तो इसको जरूर बताएंगे कि भाई अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मृदा, उसमें जान नहीं होता है ना। धातुएं, उसमें जान होता है? नहीं होता है। चट्टानें, उसमें भी नहीं होता है ना। उसके बाद है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, अब समाप्यता के आधार पर इसे कहते हैं कि इसको भी दो भागों में बांटते हैं। समाप्यता के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, एक अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा को क्या है, हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा है, अब सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा कभी समाप्त होगी? बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है,
बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत क्या, इतना टाइम लग जाएगा उतना टाइम अपने पास नहीं है। पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ युग बीत गई और बीत जाएंगी। उसके बाद पवन ऊर्जा है। अब हवा से जो चल रहा है, जैसे पवन वाइंड मिल बनाते हैं हम लोग ना, तो पवन ऊर्जा हो गया। जल संसाधन है, वन संसाधन है, वन या वन्य जीव संसाधन है, ये नवीकरणीय संसाधन है। अब इसको भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक पहला होता है सतत संसाधन और दूसरा होता है जैविकीय संसाधन। तो सतत संसाधन में क्या होता है, सतत संसाधनों को एक समय में एक ही समय में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग और पुनः प्राप्त किया जाता है। ये एक स्थान पर नहीं रहते हैं बल्कि भौतिक परिवेश में प्राकृतिक रूप से भ्रमण करते रहते हैं। सतत संसाधन, सतत मतलब क्या होता है, लगातार, जो कोई भी चीज़ जो लगातार चलती रहे। जैसे लगातार चलने वाली चीज़ें क्या है, बहता हुआ जल हमेशा चलता रहता है ना, तो उससे बहते हुए जल से क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं भाई। बिजली नहीं बनता है टरबाइन मशीन से। हाँ, उसके बाद सौर विकिरण, अब सूर्य से आने वाली किरणें वो भी तो लगातार बह रही हैं, रोज़ तो बहती हैं, रोज़ चल रही हैं। तो सोलर हम लोग यूज करते हैं ना, सोलर का, सोलर पैनल लगा करके जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यांत्रिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। तो हवा हो गया वाइंड मिल वाला, ये सतत संसाधन है। जैविकी संसाधन, अब ये जैविक प्रक्रिया बनते हैं, जैविक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव वनस्पति। उसके बाद है समाप्यता के आधार पर एक नवीकरणीय संसाधन के दो उदाहरण हो गए, दो भाग हो गए, दो वर्ग हो गए। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन। अब ये संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समयावधि के माध्यम से बनते हैं। ये संसाधन एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, यानी इनका जो है पुनः नवीकरणीय फिर से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक बार में समाप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि पेट्रोल वगैरह जो है मतलब वो समाप्त हो जाते हैं एक बार में, लेकिन इसमें जो है पेट्रोल तो मान लीजिए फिर से हमको मिल जाता है, फिर बायो वाला वो जैसे निकालते हैं, तो उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। लेकिन अभी इसको बताएंगे जब, तो कह रहा है कि अतः इन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, एक बार जब प्रयोग हो जाते हैं तो। इस प्रकार के संसाधनों में खनिज एवं जीवाश्म ईंधन आदि शामिल होते हैं और इनको दो उपवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है चक्रीय, दूसरा है अचक्रीय। चक्रीय वाले वे होते हैं, ठीक है, चक्रीय धातु को तकनीकी अनुप्रयोग द्वारा पुनः नवीकृत किया जा सकता है, इसलिए ये चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। और अचक्रीय जीवाश्म आसानी से प्रयोग के बाद जल बन जाते हैं, इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये अचक्रीय संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, जैसे हमारे जो निजी होंगे, जैसे बाग बगीचे हो गए, ठीक है, एक व्यक्तिगत संसाधन है, एक सामुदायिक संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो व्यक्तिगत संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व हों, जैसे हमारा बाग बगीचा है, चारागाह है, खेती है, भूमि है, तालाब है, कुआं है, ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन हो गया ना। अब कुआं कौन पूछता है, इसमें हैंडपम्प है, अगर हैंडपम्प लगाएं तो। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिनका स्वामित्व जो है किसी समुदाय के सदस्यों के पास हो, ठीक है, जैसे कोई चारागाह की भूमि हो गई जो गांव में है, ठीक है, तो वो संसाधन क्या है, वो संसाधन जो है आपको एक पूरे समुदाय को मिल जाता है, पूरे गांव के लोग उसमें अपना चारा, भैंस चरा सकते हैं, जानवर को चरा सकते हैं, तो वो सामुदायिक हो गया। जैसे तालाब हो गया, कोई तालाब है उसमें कोई भी मछली मार सकता है, नहीं कहते हैं इतना गांव समाज का है भाई, इसमें कोई पकड़ सकता है, हाँ, उसमें कोई भी नहा सकता है, उसमें कोई भी कपड़े धो सकता है, उसमें कोई भी उससे पानी चला सकता है या पानी भर के ला सकता है। शमशान हो गया, अब शमशान भी एक सामुदायिक संसाधन है भाई, ऐसा तो है नहीं कि सबका अपना अपना एक ठो शमशान है, नहीं है ना। शमशान एक ठो है, जितने लोग मरते हैं भाई ले जाकर वहीं जो है जला देते हैं, जैसे कब्रिस्तान वगैरह होगा तो उसमें ले जाकर दफना देते होंगे लोग। तो ऐसा नहीं ना कि सबका एक कब्रिस्तान है, हैं?
तो उसके बाद सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन है जिसमें पूरे देश के लोगों का अधिकार होता है। जैसे खनिज संसाधन है, वन एवं जीव संसाधन है, जल तथा राजनीतिक सीमा के अंदर संपूर्ण भूमि राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आती है। जो भी मतलब जैसे भारत का पूरा जितना सीमा है, ठीक है, जो बॉर्डर है, अब उसके अंदर जितनी मतलब चीज़ें हैं वो पूरे राष्ट्र के अंतर्गत आएंगी, पूरे राष्ट्र के लिए है वो, है ना, तो वो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास रहता है। उदाहरण स्वरूप तट रेखा, ठीक है, तट रेखा से 200 किमी की दूरी के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक संस्थाओं की सहमति के बाद ही संभव होगा। उसके बाद है संसाधनों के विकास के बारे में है, तो इसको आपको बता देते हैं। जैसे संसाधन जो है प्रकृति की देन है, परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, ठीक है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कुछ व्यक्ति विशेष के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है, ठीक है, जैसे बहुत सारे देश हम चाहते हैं खूब जल्दी से विकास कर जाए, इसका उपयोग कर लें, उसको काट दें, इसको पीट दें, हाँ, इसको खन दें, उसको मतलब जितना चाहते हैं वो दोहन कर सके प्राकृतिक वस्तुओं का। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप दोहन करेंगे तो क्या हो जाएगा, संसाधन जो है ख़त्म होने लगेंगे, ठीक है। जैसे अभी आपको सुनने में आता है कि जल को बचाइए, जल को बचाइए, क्योंकि जल जो है समाप्त होने के कगार पे, जल समाप्त होने के कगार नहीं, पीने वाला जल समाप्त होने के कगार पे है, ठीक है। तो असमान संसाधन वितरण, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय हो गया है, जिनके कारण समाज संसाधन उत्पन्न और संसाधन विहीन में बढ़ जाता है। उस संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में बढ़ जाता है दो भागों में। जैसे हमारे पास जो है खूब बढ़िया पानी है पीने के लिए, है ना, लेकिन इराक में चले जाइए, कुवैत में चले जाइए, तो वहाँ पानी नहीं है, वहाँ तो तेल बहुत मात्रा में है ना। हमारे पास खूब ज़्यादा कोयला है, अभ्रक है, लेकिन अन्य देशों में कुछ और संसाधन है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन। वैसे भारत में जो है प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छी मात्रा में है। यदि यहाँ के लोग चाहें, अगर उचित उपयोग करें तो बहुत अच्छा जो है विकास हो जाएगा, है ना। लेकिन जनसंख्या अधिक है और लोगों के पास एक निर्धारित लक्ष्य नहीं हो पा रहा है कि हमें इस लक्ष्य तक पहुँचना है। हालांकि इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन योजनाएं कितनी कारगर हैं, योजना से जुड़े हुए लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकी समस्याएं आ गया है। वैश्विक तापन, ओजोन परत या ओजोन परत का ह्रास कह सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, भू निम्नीकरण, ये सब जो है ये पारिस्थितिकी समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये संसाधनों का विकास, अब कुछ सतत पोषीय विकास है, उसके बारे में बता देते हैं। एक पॉइंट ये भी है कि सतत पोषीय विकास की सर्वप्रथम अवधारणा को जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। उसके बाद कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति प्रदान की गई, इसी में रियो डी जेनेरियो वाले में। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत की गई। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व के सहयोग द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना है, ठीक है। अब भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता, भाई हम तो बताए ही हैं कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ये टॉपिक है हमारा। और आवश्यकता है जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया आपको, लेकिन तकनीकी और संस्थागत समर्थन की
कमी है, वही बात आ गई जो आपको बताए हैं। अरुणाचल प्रदेश में संसाधन की प्रचुरता है, जल संसाधन की, परंतु यहाँ आधारभूत विकास अर्थात मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। तो कुछ राज्य जैसे पंजाब व हरियाणा में संसाधनों की कमी है, परंतु ये आर्थिक रूप से मजबूत हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है। जैसे आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसे हमेशा कहा जाता है कि आपके अंदर जो कला है उसका, जो आपको सबसे बढ़िया तरीके से आता है उसका विकास करिए, तब आप जो है अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। जैसे आप क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छे हो, अब कहा जाए कि चलो फुटबॉल खेलो तो मज़ा आएगा आपको, या हॉकी खेलने में बहुत मज़ा आता है तो कहें चलो बैडमिंटन खेलो तो मज़ा आएगा। तो जिसका तब ऐसे ही अगर राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बहुत अच्छी मात्रा में जो है मौजूद है या उपस्थित है या मिलता है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चलिए एक और बात बताते हैं आपको। लद्दाख का शीत मरुस्थल अन्य भागों से अलग है और यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। तो जहाँ जिस चीज़ की कमी है उसको पहुँचाया जाए और चहुमुखी विकास के बारे में सोचा जाए, तब काम बनेगा। संसाधनों की नियोजन की प्रक्रिया है और इसके लिए कुछ चरण होते हैं। जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना प्रमुख कार्य है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना जो है सम्मिलित है। ठीक है। उपयुक्त कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन के विकास के लिए योजना तैयार करना, संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, ये सब जो है नियोजन की प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन की संसाधनों का क्षरण भी हो रहा है। ठीक है, संसाधन का क्षरण हो रहा है। यदि हम संसाधन का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो अगर उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां जो है उस संसाधनों के उपयोग से एक समय आएगा, आने वाली पीढ़ियां जो है वंचित हो जाएंगी। ठीक है, बहुत समय बाद आएगा। जैसे अभी हम आप लोग से बात करते हैं या हम लोग के बीच बात होता है कि हमारे पूर्वज जो है क्या खाते थे, तो लोग कहते हैं कोदो खाते थे। तो आप जानते हैं कोदो क्या होता है? कुछ लोग टेमा खाते थे। टेमा जानते हो क्या होता है? नहीं मालूम ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब शेरों की संख्या घट रही है। चील, आप में से कोई चील देखा है? बाज, हाँ? चलिए मान लीजिए आपके समय में आप देख लिए, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये चील दिखाई नहीं देंगे आपको, क्योंकि इनकी संख्या, गिद्धों की संख्या बड़ी तेजी से घट रही है। ठीक है, ऐसे ही शेरों की संख्या घट रही है, हाथियों की संख्या घट रही है। तो आने वाले समय में लोग कहेंगे अरे हमारे समय में हाथी होती थी, इतनी बड़ी होती थी। तो कहेंगे यार हाथी इतना बड़ा है, मजाक कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, यकीन नहीं करेंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो होता है उसी पे विश्वास करते हैं, कहीं भी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। चलिए भू संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि एवं उद्योग के विकास में सहायक होता है। 27% भू क्षेत्र पर पठार है जिसमें खनिजों एवं जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार भंडार है। 30% पर पर्वत है जो 12 मासी नदियों के प्रवाह एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ठीक है, भूमि की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, इसको आप देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछिएगा। उसके बाद भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप हैं, तो भौतिक कारक है। ठीक है, मानवीय कारक है। फिर भारत में भूमि उपयोग के बारे में बात करते हैं, तो कृषि योग्य भूमि है, वन भूमि है। ठीक है, चारागाह भूमि है, अस्थाई चारागाह है, बंजर भूमि है, परती भूमि है। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी है। और आपको बता दें कि
वर्ष 1960 और 61 में और 2008 और 9 के मध्य निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन हुए थे भारत में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लाया गया। 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से वन के अंतर्गत बहुत कम क्षेत्र हैं। अस्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि की कमी हुई है। अधिकांश वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भूमि संसाधन का महत्व, भूमि संसाधन का तो बहुत महत्व है भाई। अगर भूमि नहीं रहेगा तो मनुष्य के जीवन का आधार जो है ख़त्म हो जाएगा, आर्थिक विकास का आधार ख़त्म हो जाएगा, प्राथमिक उद्योगों के विकास खत्म हो जाएगा, व्यापार का आधार खत्म हो जाएगा, शक्ति संसाधन खत्म हो जाएगा, परिवहन तथा संचार के संसाधनों का विकास जो है ये भी तो भूमि पे हुआ है। अब मान लीजिए सड़क बना है परिवहन के लिए तो वो भूमि पर ही ना है। कुछ परिवहन जल में है, कुछ वायु में भी है, क्योंकि परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। अब भाई आप सुने होंगे कि जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग, है ना। तो रोजगार का आधार जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो भाई कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए भूमि संसाधन का महत्व बहुत ज़्यादा है और प्रकृति ने जो भी हमें संसाधन निःशुल्क में रूप में प्रदान किए हैं उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब भूमि निम्नीकरण के कारण है कुछ, उसको बता देते हैं आपको। तो खनन और उत्खनन ये क्षेत्र है इसका। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में खनन और उत्खनन बहुत ज़्यादा चलता है। यहाँ कोयले की खनाई होती है, खदान खोदे जाते हैं। अतिचारण, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतिचारण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चारण समझते हो ना, चराना। औद्योगिकरण, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो इसको सुलझाने के कई उपाय भी हैं, जैसे वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध किया जाए, पेड़ों की रक्षक मेखला और पशुचारण पर नियंत्रण किया जाए, रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया की जाए, भूमि कटाव की रोकथाम की जाए, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जाए, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जाए। ठीक है, ये उसके उपाय हैं। उसके बाद जो है आपको हम बता देते हैं मृदा संसाधन। तो वही भूमि की विशेषताएं हैं, ये उसी से रिलेटेड थोड़ा सा जो है मृदा संसाधन है। मृदा संसाधन में जो है मृदा भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, मिट्टी। अब जैसे मृदा का वर्गीकरण किया जाए तो रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे रंग, बनावट, मोटाई आदि के आधार पर मृदा भारत की मृदाओं को जो है बांटा जाता है। अब आप सोचेंगे कि मिट्टी का भी रंग होता है, आकार होता है, तो मैं बताता हूँ कि बिल्कुल होता है। जलोढ़ मिट्टी होता है, ये भारत में जो है विस्तृत रूप से फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है और यह भारत के संपूर्ण क्षेत्र में 45.6% है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसकी उर्वरक क्षमता बहुत अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है वहाँ अधिकतर जो है कृषि की जाती है, कृषि की अधिकता होती है। ठीक है, और वहाँ घनी जनसंख्या भी होती है, क्योंकि कृषि कार्य करने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं, अधिकांश लोग हैं। लगभग में 60% या 60% चला जाएगा, 59 या 60% के करीब में, कम से कम मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है यह मृदा उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है आयु के आधार पर जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी भी कहते हैं। जैसे इस समय हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ की मिट्टी कैसी है, या आयु के आधार पे इसको खादर मिट्टी कहा जाता है और ये आने वाले समय में यह मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे कृषि कार्य किया जाएगा, उस मिट्टी की सेवा की जाएगी,
तो और अधिक उपजाऊ हो जाएगी। उसके बाद आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। इसमें यह भी जो है 45.6 भाग पर विस्तृत है। काली मृदा जो है दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें कपास उगाया जाता है। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कोई है तो काली मिट्टी है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मृदा है, बनी एवं पहाड़ी मृदा है, लवणीय मृदा है, पीट या जैविक मृदा है। तो इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा, हम बताएंगे। उसके बाद अगला आपको मिलता है मृदा अपरदन एवं संक्षरण। तो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मिट्टी के कटाव या उसके बहाव को मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के कारण। तो मृदा अपरदन के जो है कुछ कारण हैं, जैसे प्राकृतिक कारण है, वायु के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है, जल के द्वारा जो है मिट्टी का कटाव होता है, हिमानियों द्वारा जो है मिट्टी का कटाव होता है, वायु द्वारा मैदान या किसी ढलवा क्षेत्र से मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को वायु अपरदन या पवन अपरदन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताते हैं जल अपरदन है। बहते हुए जल के कारण जब मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है तो वह जल अपरदन कहलाता है। अच्छा, ऊपरी परत में जो है ह्यूमस पाया जाता है और जब वह बह जाता है तो मिट्टी जो है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, ठीक है, उर्वरा शक्ति है, वह कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है मानवीय कारण भी है, जैसे वन उन्मूलन, अति चराई या अतिचारण जो होता है, और जल प्रणाली को की कृषि, वे मानवीय कारक हैं जो प्राकृतिक कारक को मृदा अपरदन के लिए जमीन प्रदान करते हैं। इससे बचाव है समोच्च कृषि एवं सीढ़ीदार कृषि को बढ़ावा देना, अति चराई पर रोक लगाना, वन रोपण करना, संरचनात्मक बांध बनाना। और कुछ और पॉइंट आपको बता देते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं एक बार फिर से। तो वे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन होते हैं। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने जो हमें निःशुल्क रूप में प्रदान किया है, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, मृदा, वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। मानवीय संसाधन जो मानव द्वारा विकसित किए गए हैं वे मानवीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे भवन हो गया, सड़क हो गया, गांव हो गया, मशीन हो गया, ये सब मानवीय संसाधन हैं। उसके बाद जो है जैव संसाधन, जो जैव मंडल से प्राप्त होता है वो जैव संसाधन कहलाता है। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से होता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। और जैव संसाधन में वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मनुष्य आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद है नवीकरणीय संसाधन, तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन्य जीव ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन में खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद व्यक्तिगत संसाधन जो है बाग हो गया, चारागाह हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये सब जो है व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन, गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन है। ये सब आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है। ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें जो नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे पूछिएगा। कुछ और आपको 2-4 क्वेश्चन वगैरह बता देते हैं। जैसे भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है, तो 21.4%। ठीक है। उसके बाद जो है का और क्वेश्चन है बंजर भूमि क्या होता है, तो ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता वह बंजर भूमि कहलाती है। जैसे पहाड़ी हो गया, सूखी और मरुस्थलीय भूमि हो गया।